सभी दोस्तों का विशिष्ट एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, कल हमने आर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नाग वंश के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। आर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नाग वंश, इन तीनों के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे विदेशी आक्रमणकारी। विदेशी आक्रमण। कल हमने क्या पढ़ा था? आर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ये हमने कल तीनों पढ़ लिए थे। नंद वंश का अंतिम राजा था घनानंद। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? घनानंद। और घनानंद का समकालीन कौन था? घनानंद का समकालीन था दोस्तों सिकंदर। कल मैंने आपको बताया था कि ये अपना मान लो कि भारत है, मान लो एक इंडिकेटिंग है, और इस दिशा से सिकंदर ने आक्रमण करना स्टार्ट किया था, यानी कि ईरानियों ने आक्रमण करना स्टार्ट किया था। पहले हम ईरानियों को पढ़ेंगे, फिर हम यूनानी पढ़ेंगे। सिकंदर जो था कौन था? ये यूनानी था। तो जो आक्रमण हुए थे भारत पर, कहां से हुए थे विदेशी आक्रमण? उत्तर पश्चिम से। ये ऊपर तो होता है दोस्तों उत्तर, और इस साइड में होता है पश्चिम। उत्तर पश्चिम के यहाँ से बीच में से आक्रमण स्टार्ट हुए थे। तो सबसे पहले जो हमारे भारत के ऊपर आक्रमण किया था, सबसे पहले किया था ईरानियों ने। किसने किया था? ईरानियों ने। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले ईरानियों का आक्रमण। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण जो था वो ईरानियों का था। ईरानियों में किसका था? एक हकमानी वंश हुआ था। हकमानी वंश में सर्वप्रथम जो सफल आक्रमण किया था वो किया था दारा प्रथम ने। दारा प्रथम के जो पिता था उसका नाम था साइरस। साइरस ने भारत पर आक्रमण तो किया था, लेकिन वह एक असफल आक्रमण था। जो सफल आक्रमण था भारत पर वो किसने किया था? दारा प्रथम ने। ये देखें, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमानी या खामने वंश के राजाओं ने छठी शताब्दी ईसा पूर्व छठी शताब्दी में किया था, ना कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी में किया था। ये देखें, भारत पर प्रथम सफल ईरानी आक्रमण साइरस के उत्तराधिकारी दारा प्रथम ने किया था। साइरस के उत्तराधिकारी किसने? दारा प्रथम ने किया था। आक्रमण तो साइरस ने भी किया था भारत पर, आक्रमण तो साइरस ने भी किया था, लेकिन इसका आक्रमण जो था वो असफल आक्रमण था। जो दारा प्रथम था उसका कार्यकाल क्या था? 522 से 486 ईसा पूर्व। दारा प्रथम कब हुआ? 522 ईसा पूर्व में 486 ईसा पूर्व तक हुआ। ठीक है दोस्तों, ये दारा प्रथम है। और दारा प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया, भारत के कुछ राज्यों को जीता। तो इसका जो प्रमाण है वो कहां से मिलता है? इसका जो प्रमाण है वो हमें मिलता है दारा प्रथम के 3 अभिलेख हैं। बेहिस्तून का अभिलेख, पर्सिपोलिस का अभिलेख व नक्शे रुस्तम का अभिलेख। कौन कौन से हैं ये देखिए? बेहिस्तून का अभिलेख, पर्सिपोलिस का अभिलेख व नक्शे रुस्तम का अभिलेख। कौन कौन से? बेहिस्तून का अभिलेख, पर्सिपोलिस व नक्शे रुस्तम का अभिलेख। इससे पता चलता है, क्या पता चलता है? कि दारा ने ही 516 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम सिंधु नदी के पश्चिम में पंजाब व सिंध के भूभागों पर अधिकार किया। हमने दोस्तों देखा कि हमारा जो नदी तंत्र हम पढ़ेंगे, सबसे पहले सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, फिर इसके नीचे व्यास और इसके नीचे सतलज। कितनी? ये सिंधु जो है ये तो इन सबकी मेन नदी है, जो ये ऊपर होके ऐसे ऐसे ऊपर से आती है। इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। ये हमारा दोस्तों एक तरीके से भारत का नक्शा है, इसको मान लो। ठीक है, अब सिंधु जो नदी है हमारी, वो इस तरीके से यूं आती है तरफ। अब सिंधु के बाद में झेलम, झेलम, फिर आएगी हमारी चेनाब, फिर रावी, फिर आएगी व्यास, फिर आएगी सतलज। समझ गए? तो जो मेन नदी है वो कौन सी नदी है? वो तो है सिंधु। मेन नदी है सिंधु, फिर है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये जो नदी है हमारी, ये पंचनद कहलाती है। पंचनद कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये सारी की सारी लास्ट में जाके सिंधु नदी में अपना जल छोड़ देती है। ठीक है, इसकी हम डिटेल में व्याख्या करेंगे जब हम नदी का चैप्टर पढ़ेंगे, तब करेंगे। अभी इसकी डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। और हमने यहाँ पर देखा जो ये व्यास नदी थी,
इस व्यास नदी को पार करके इस पूरे भारत में ये मगध राज्य आता है। कौन सा? मगध राज्य। जब ईरानियों ने आक्रमण किया था तो सबसे पहले कौन था? साइरस। साइरस का एक असफल आक्रमण था जो साइरस हुआ था, इसका तो आक्रमण था जो दोस्तों असफल था। फिर आया था इसका उत्तराधिकारी दारा प्रथम, इसका आक्रमण सफल हो गया। और जो हकमानी वंश था इसका जो अंतिम शासक था वो था दारा थर्ड। कौन था? दारा थर्ड। इस दारा थर्ड को सिकंदर ने हराया था। किसने हराया? सिकंदर ने हराया। अब सिकंदर भी आएगा, सिकंदर भी कहां से आक्रमण करेगा? सिकंदर भी दोस्तों इधर से ही आक्रमण करेगा। तो सिकंदर उत्तर पश्चिम में से हिंदू कुश पर्वत को पार करके, हिंदू कुश ये यहाँ पर था, हिंदू कुश पर्वत को पार करके एक यहाँ पर खैबर दर्रा था। कौन सा? ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ समझें। यहाँ पर एक खैबर दर्रा था, हिंदू कुश पर्वत को पार करके, खैबर दर्रा को भी पार करके इसने सबसे पहले यहाँ पर था दोस्तों एक तक्षशिला। तक्षशिला यहाँ पर आक्रमण किया, और यहाँ पर सबसे पहले आक्रमण किया, यहाँ पर जो राजा था वो था आम्बी। आम्बी ने यहाँ पर बिना लड़े ही इस सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर ये आता है झेलम और चिनाब नदियों के बीच में, झेलम और चिनाब नदियों के बीच में पोरस का साम्राज्य। कहां पर? झेलम और चिनाब नदियों के बीच में पोरस का साम्राज्य। यह जब इनको हराने के बाद में आगे बढ़ता है तो झेलम नदी के किनारे एक युद्ध होता है जिसको हम झेलम का युद्ध या फिर वितस्ता का युद्ध या फिर हाँ हाइडे स्पीच का भी युद्ध कहते हैं। अभी आपको लिखना नहीं है, ये हम आगे पढ़ेंगे तब आप लिखना, जिसको हम हाइडे स्पीच का भी युद्ध कहते हैं। तो वो कहां पर हुआ था? झेलम और ये चिनाब नदी है इसके बीच में, या फिर झेलम नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ? जो पोरस है ये हार गया। सिकंदर ने पोरस को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद में सिकंदर पोरस से पूछता है कि बताइए तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो पोरस सिकंदर से कहता है कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वही मेरे साथ किया जाए। तो सिकंदर इस उसकी वीरता को देख के खुश होता है और उसका राज्य पोरस जो राज्य था उसका उसको वापस देता है। किस शर्त पर देता है? कि जब हम आगे बढ़ेंगे, कि जब हम तुम्हारे इस राज्य से आगे बढ़ेंगे, झेलम चिनाब नदी से आगे की तरफ बढ़ेंगे, कहां बढ़ेंगे? व्यास नदी की तरफ बढ़ेंगे। और इस व्यास नदी को पार करके कौन सा था? मगध। ये दोस्तों मगध था, और ये व्यास नदी को पार करने के बाद में ये नदी आती है। तो जब हम मगध पर आक्रमण करेंगे तब पोरस तुम्हें साथ देना है। तो इन दोनों में यह बात हुई। जब यहाँ से तक्षशिला में ये आम्बी जो राजा था इसने आत्मसमर्पण कर दिया, तब इस यहाँ पर एक राजा हुआ था, दोस्तों ये एक इंडिकेटिंग मैप है, इसको सिर्फ आप समझें, ठीक है। मैं आपको मुझे नक्शा पढ़ाना होगा तो मैं आपको एक नक्शा लेके फिर पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ ये एक इंडिकेटिंग है। यहाँ पर तक्षशिला था, ठीक है। तक्षशिला में आम्बी ने समर्पण कर दिया। तो इस तक्षशिला में एक प्रोफेसर था, कौन था? चाणक्य। कौन था? चाणक्य। और इसका एक शिष्य था चंद्रगुप्त। और पूर्वी भारत में कौन था? मगध साम्राज्य था। यहाँ से देखो दोस्तों, तक्षशिला तो यहाँ पर ये हारी गए थे, पोरस भी हारी गया था। जब ये आगे बढ़ा इस व्यास नदी को पार करने के लिए, तो इससे पहले ये चाणक्य इस मगध पर आया। मैंने आपको बताया था कि मगध पर जब सिकंदर ने आक्रमण पश्चिम भारत में आक्रमण किया था तो मगध पर किसका शासन था? नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। कौन था? घनानंद। चाणक्य घनानंद को समझाने के लिए मगध में आया, लेकिन इस घनानंद ने क्या किया? यह था बिल्कुल एक नंबर का। तो घनानंद ने इसको राज दरबार से चोटी पकड़ के फेंकवा दिया। इससे क्या हुआ? चाणक्य की चोटी खुल गई। तो इसने इस यहाँ पर एक शपथ ली कि जब तक मैं तेरा समूल नाश नहीं कर दूं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन चाणक्य समझदार था, इसको पहले जो विदेशी आक्रमणकारी था कौन? सिकंदर, इसको खत्म करना था, इसको भगाना था कि घर के लोगों को तो बाद में देख लेंगे, पहले विदेशियों को भगाते हैं। फिर ये लोग चाणक्य और चंद्रगुप्त सिकंदर का जहां पर डेरा डरा हुआ था वहां पर ये दोनों गुप्तचर बन के गए, और या फिर एक कहें तो आम नागरिक बन के गए थे। ये उस टाइम तक कोई राजा वगैरह नहीं थे। तो ये जब इनके टेंट में गए, कैंप में गए, तो इन्होंने यहाँ पर एक अफवाह फैलाई। इन्होंने एक अफवाह फैलाई। वो अफवाह क्या थी? कि जो इस झेलम नदी को पार करेगा वह इसको पार करते ही मर जाएगा, या फिर कोई बीमारी हो जाएगी, या फिर वो दिव्यांग
दिव्यांग हो जाएगा। तो इससे क्या है कि सिकंदर की सेना में थोड़ी अफवाह फैल गई और इन्होंने दूसरा काम क्या किया कि इनका जो खाना था उसमें जहर मिला दिया, सीक्रेटली यानी कि चुपके से जहर मिला दिया, जिससे कि 2-4 दिन बाद कुछ सैनिक मरने भी लग गए। तो ये जो उन्होंने एक अफवाह फैलाई थी वो सिकंदर के सैनिकों में उनके सिकंदर के सैनिकों के मन में एक घर करने लगे कि वास्तव में इस ब्यास नदी को पार करने पर कुछ ना कुछ होता है। तो इसके सैनिकों ने इस ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। तो सिकंदर यहाँ से फिर वापस लौट जाता है। कब लौटता है? 325 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म होता है। 356 ईसा पूर्व में, 336 ईसा पूर्व में यह गद्दी पर बैठता है और 326 ईसा पूर्व में यह भारत की तरफ बढ़ता है आक्रमण करने के लिए। 325 ईसा पूर्व में यह वापस लौट जाता है और 323 ईसा पूर्व में यह मर जाता है। कैसे याद करेंगे? आपको सिर्फ एक याद करना है, मैंने याद किया उस तरीके से आप भी याद कर सकते हैं। आपने आजकल मीडिया में तो बहुत पढ़ा होगा, 56 इंच का सीना पढ़ा होगा ना, तो सिकंदर का 56 इंच का सीना था, यानी कि 356। 356 में क्या हुआ? जन्म हुआ 20 वर्ष बाद यानी कि 336 में ये गद्दी पर बैठा। 326 में फिर ये भारत की तरफ बढ़ा, धन की लालसा से भारत पर आक्रमण किया इसने। फिर 325 में ये वापस लौट गया, 323 में ये मर गया। तो दोस्तों ये थी यहाँ की कहानी। और इससे आगे भी क्या होता है, सिकंदर जब वापस लौट गया तो चाणक्य ने कहा कि बेटा अब तेरा नंबर है। किसका? मगध पर कौन था? घनानंद था। ये लोग क्या करते थे कि बार बार इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पर आक्रमण करते थे और इस वजह से ये जीत नहीं पाते थे। फिर उन्होंने क्या किया, इससे पहले जो छोटे छोटे राज्य पड़ते थे, इन छोटे छोटे राज्यों को जीतना स्टार्ट किया और लास्ट में जाके मगध को भी जीत लिया और मगध में इस घनानंद को मार दिया। इस तरीके से मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य का मगध के ऊपर शासन होता है। तो आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं हमारा जो हमारे जो नोट्स हैं उनको, और अब लिखना स्टार्ट करेंगे। आप पहले वीडियो को देख लें फिर आप लिखेंगे। हमने दोस्तों यहाँ तक पढ़ लिया था कि ईरानी में अकबरी वंश का शासन था। सबसे पहले साइरस ने असफल आक्रमण किया और जो सफल आक्रमण था वो दारा प्रथम ने किया। दारा प्रथम का ये देखिए 522 से 486 ईसा पूर्व कार्यकाल। दारा प्रथम के 3 अभिलेख थे, बेस्तोन, पर्सिपोलिस एवं नक्शे रुस्तम का। इसका पूरा पता कहां से चलता है कि इसने भारत के कुछ विजित राजवंशों को विजित किया था, जीता था। कि दारा ने ही 516 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम सिंधु नदी के पश्चिम में पंजाब और सिंध के भूभागों पर अधिकार किया। हेरोडोटस के अनुसार अधिकृत भारतीय भूभाग ईरानी साम्राज्य का 20वां प्रांत था। यानी कि जो दारा ने जो आक्रमण करके कुछ राज्य विजित किए थे वो ईरानी साम्राज्य के 20वें भाग बना लिए थे इसने। तथा भारत से 360 टैलेंट स्वर्ण, ये कोई इकाई होगी स्वर्ण नापने की, 360 टैलेंट स्वर्ण राजस्व के रूप में मिलता था। किसको? दारा प्रथम को। कहां से? भारत के विजित राज्यों से। अगला देखें, कंबोज व गंधार पर दारा का ही अधिकार था। कंबोज व गंधार ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मगध के ये महाजनपद थे। दारा का उत्तराधिकारी यानी कि जीरोक्स, दारा का उत्तराधिकारी। हम बोलते हैं ना कि यह तो अपने बाप की ही कॉपी है, बाप का ही जीरोक्स है। तो उसी तरीके से दारा का बेटा यानी कि दारा की कॉपी कौन? जीरोक्स। दारा की जीरोक्स यानी कि जेरेक्सस। दारा का उत्तराधिकारी कौन? जेरेक्सस, यानी कि उसको हम बोलते थे क्षयार्स। दारा का उत्तराधिकारी था क्षयार्स, ने भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती करके यूनानियों के विरुद्ध काम किया। भारतीयों को अपनी सेना में किसने शामिल किया? क्षयार्स ने, जेरेक्सस ने। अगला देखें, जो हकमानी वंश था उसका अंतिम शासक था कौन था? वो दारा था, दारा तृतीय। दारा तृतीय को किसने हराया? सिकंदर ने हरा दिया था। दारा तृतीय को सिकंदर ने हराकर ईरानी आधिपत्य भारत से समाप्त कर दिया। अब हम देखेंगे ईरानियों ने हमारे कुछ तो राज्य विजित किए थे, उसका क्या प्रभाव था। इस प्रकार राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत ईरान संबंध का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि राजनीतिक तरीके से तो ईरान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव दीर्घकालिक रहे। सांस्कृतिक प्रभाव दीर्घकालिक रहे। वो कौन कौन से थे? पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार। पश्चिमोत्तर भारत में ये जो खरोष्ठी लिपि आपको दिख रही है, खरोष्ठी लिपि का विस्तार। जो खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दोस्तों, अपन जो लिखते हैं ना लेफ्ट टू राइट, ये खरोष्ठी लिपि उल्टी लिखी जाती है, दाएं से बाएं की तरफ। ईरानियों की आर्यमाइक लिपि का प्रचार हुआ। ईरानियों की लिपि थी आर्यमाइक, उस लिपि का प्रचार हुआ। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुई। अभिलेख जो उत्कीर्ण करते थे, अशोक ने बहुत सारे अभिलेख उत्कीर्ण किए हैं, वो प्रथा
कहां से प्रचलित हुई? ईरानियों के आक्रमण से उन्होंने इसको प्रचलित किया। अशोक के अभिलेख में लिपि जैसे शब्दों का प्रयोग ईरानी प्रभाव है। अशोक के स्तंभों का शीर्ष घंटाकार होना, यानी कि अशोक के स्तंभ कैसे होते थे दोस्तों, देखें जरा, ये बेस होता था, नीचे से अशोक के स्तंभ चौड़े होते थे इस तरीके से, और ऊपर से ये घंटाकार होते थे, यानी कि गुंबदाकार कह सकते हैं, ये इस तरीके से होते थे, ठीक है। और इनमें 2 लाइनें हुआ करती थी ऊपर, आप इसको सही बना लें कॉपी में, क्या होते थे ऊपर यहाँ पर 2 लाइनें होती थी, और भी कुछ लाइनें, और 7 लाइनें इसमें नीचे, 1 2 3 4 5 6 7, इन सभी का मतलब मैं बताऊंगा, आप देख लें। 2 लाइनें यहाँ पे होती थी, 7 लाइनें यहाँ पर होती थी। तो इसको बाद में मैं अभी लिखना मत बोलिए, मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि घंटाकार होते थे। अशोक के जो स्तंभ थे वो कैसे थे? घंटाकार थे। जब मैं आपको अशोक के स्तंभ पढ़ाऊंगा तो उस टाइम में आपको ये सारा कुछ वापस चित्र बना के समझाऊंगा, अभी इस चित्र को आप नहीं बनाए। ईरानी छत्र प्रणाली का शक कुषाण शासकों द्वारा विकास हुआ। ईरान की एक छत्र प्रणाली थी। कौन सी प्रणाली थी? छत्र प्रणाली थी। ये छत्र प्रणाली क्या होती थी कि मान लो जैसे कि ईरान ने ये राज्य विजित कर लिया, ईरानियों ने मान लो कि ये राज्य जीत लिया, तो यहाँ पर ये ईरानी तो खुद आएंगे नहीं, जैसे कि अपने सेंटर में कौन है? मोदी है, तो दूसरे स्टेट में भी कहीं भाजपा की सरकार है तो वहां मोदी तो शासन करेगा नहीं, वह वहां पर अपनी जो पार्टी है उसका कोई एक कैंडिडेट लगा देगा। तो उसी तरीके से ईरानी यहाँ पर अपना एक कैंडिडेट लगा देते थे, एक राजदूत या फिर एक सेनापति लगा देते थे, उसको बोलते थे छत्र। तो ईरानी छत्र प्रणाली का शक कुषाण शासकों द्वारा विकास हुआ। कौन से? ईरान की छत्र प्रणाली का शक कुषाण शासकों द्वारा विकास हुआ। अब हम पढ़ेंगे यूनानी आक्रमण। हम दोस्तों ईरान का आक्रमण पढ़ चुके हैं, इसके प्रभाव भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे यूनानी आक्रमण। हमने देखा कि दारा थड़ को किसने हराया था? सिकंदर ने। किसने हराया? सिकंदर ने हराया था दारा थड़ को। तो यूनानियों का आक्रमण कहां से स्टार्ट होता है? सिकंदर से। तो यूनानी आक्रमण, ये देखे, जो सिकंदर था इसके गुरु का नाम था अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु और अरस्तु के गुरु का नाम पी, मतलब ये प्लेटो। तो याद कर सकते हैं सांप, सिकंदर, अरस्तु, प्लेटो। आप ऐसी चीजों को अपने कॉपी के साइड में अलग से लिख सकते हैं, इससे क्या है, बहुत हेल्प मिलती है। आप कुछ भी जैसे कि कोई बड़ी वंशावली लिखते हैं तो वहां पर ये सारी चीजें लिख के देखें, क्या पता कोई हिंट मिल जाए। हमने जैसे कि लिखा सिकंदर, अरस्तु, प्लेटो, याद हो गया ना। कई बार ये प्लेटो बीच में आ जाए, लेकिन अब नहीं आएगा, आपको याद आ जाएगा कि सांप, सिकंदर, अरस्तु, प्लेटो, ठीक है। अरस्तु का जो कार्यकाल था 384, इसका जो जीवनी थी वो कब थी? 384 से 322 ईसा पूर्व अरस्तु था। हमने देखे, अब हम देख रहे हैं सिकंदर। तो सिकंदर के जो पिता का नाम था वो था फिलिप, फिलिप द्वितीय। क्या नाम था? फिलिप द्वितीय, या मैसिडोनिया या मकदोनिया का शासक था। सिकंदर का पिता था कौन? फिलिप। और फिलिप द्वितीय कहाँ का राजा था? मैसिडोनिया या मकदोनिया का। अब क्वेश्चन आ जाए कि बताइए सिकंदर कहाँ का राजा था? तो जहाँ का इसका बाप राजा था वहां का ही ये होगा। इसका जो बाप था वो कौन था? फिलिप, फिलिप द्वितीय। ये कहाँ का राजा था? मैसिडोनिया या मकदोनिया का। तो यहीं का कौन होगा? यहीं का सिकंदर भी होगा। तो मैंने आपको बताया सिकंदर का जन्म, सिकंदर का कितने इंच का सीना था? 356 का। तो जन्म 356 में, और गद्दी पर कब बैठा? 20 साल बाद बैठा, 20 साल की उम्र में बैठा 336 में। भारत की तरफ कब बढ़ा? 326 में। वापस कब लौटा? 325 में। मरा कब? 323 में, ठीक है। यही मैंने लिखाया है, जन्म 356 में हुआ है, गद्दी पर 336 में बैठा है। और 326 ईसा पूर्व बैक्ट्रिया यानी कि बल्क वह काबुल जीतते हुए हिंदुकुश पर्वत को पार कर भारत पर आक्रमण किया। हिंदुकुश पर्वत को पार कर यह खैबर दर्रे से भारत आया था। कौन से दर्रे से? खैबर दर्रे से भारत आया था। ये देखें अगला, ये भारत का नक्शा है, ये सारा कुछ मैं बता चुका हूँ। ये यहाँ से सिंधु नदी जाती है, फिर झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। मैंने इस नक्शे में सिर्फ उतनी ही नदी बनाई है जितने की जरूरत थी। ये सिंधु नदी है जो सबसे ऊपर होके जा रही है, फिर झेलम, चेनाब और व्यास। जो पोरस का जो राज्य था वो कहां पर था? झेलम और चेनाब नदी के बीच में था। ये सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत से आक्रमण स्टार्ट किए। तो सबसे पहले इसने तक्षशिला पर आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया? सबसे पहले इसने तक्षशिला पर आक्रमण किया। तक्षशिला का राजा था आम्बी। आम्बी ने बिना लड़े ही
सिकंदर के सामने समर्पण कर दिया। सिकंदर का जो पहला आक्रमण था वो कहां पर था? ये देखें लिखा हुआ है फर्स्ट आक्रमण तक्षशिला पर। ये जो मैप मैंने बनाया है आप इसको बनाएं, क्योंकि जो हमारा दिमाग है दोस्तों, आपको पता होगा मैप में जल्दी समझता है और जो हम लिखते हैं उसको बाद में समझता है, लेट समझता है। तो आप इस चीज को मैप को बनाएं, कोई एक पन्ना खराब हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा उससे, लेकिन आपको याद बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो सिकंदर का फर्स्ट आक्रमण था दोस्तों, वह तक्षशिला पर था। तक्षशिला पर कौन था राजा? आम्बी था। आम्बी ने बिना लड़े ही समर्पण कर दिया। सिकंदर पश्चिमोत्तर भारत में कैसे गया? हिंदुकुश पर्वत को पार करके गया। भारत में प्रवेश कैसे किया? खैबर दर्रे में होकर प्रवेश किया। और यह देखें इधर, जब इसने इसको जीत लिया तो यह बढ़ा इस झेलम नदी को पार करने के लिए। और यहाँ पर कौन था राजा? पोरस था। इसने पोरस के ऊपर आक्रमण किया, पोरस से बहुत खतरनाक युद्ध हुआ, तो इसने पोरस को यहाँ पर हरा दिया। हारने के बाद मैंने ये स्टोरी आपको सुना ही चुका हूँ कि पोरस हार जाता है, सिकंदर पूछता है क्या व्यवहार किया जाए आपके साथ, तो पोरस कहता है कि वही व्यवहार किया जाए जो एक राजा दूसरे के साथ करता है। तो इसकी वीरता को देख के सिकंदर इसका राज्य वापस कर देता है। सिकंदर की पत्नी है रैक्सोना। सिकंदर की पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? रैक्सोना। यह इसकी वीरता को देख के सिकंदर पहले ही प्रभावित हो जाता है, कहीं ये भी प्रभावित ना हो जाए, उस चक्कर में इसने पोरस के क्या किया? राखी बंधवा दी। सिकंदर ने अपनी पत्नी रैक्सोना से पोरस के राखी बंधवा दी। ठीक है, सिकंदर तो पहले ऑलरेडी प्रभावित हो चुका था उसकी बातों को सुन के, उसके युद्ध को देख के, ठीक है, उसकी वीरता को देख के। तो पोरस को उसका राज्य वापस लौटा दिया उसकी वीरता को देखते हुए। अब सिकंदर को कैसे वापस लौटाया कि जब हम चिनाब नदी को पार करेंगे, व्यास नदी की तरफ बढ़ेंगे, मगध की तरफ बढ़ेंगे, इस मगध की तरफ बढ़ेंगे तो आपको हमारा साथ देना है। इस चीज का पता जो यहाँ तक्षशिला में कौन था? तक्षशिला में था चाणक्य और चंद्रगुप्त। चाणक्य को पता चला, ये वहां पर मगध में गया। मगध में इसने गणानंद नंद वंश का शासक था गणानंद, उसको समझाया, लेकिन वह एक अय्याश आदमी था, वह समझा नहीं। इसने चाणक्य को अपने दरबार से फेंकवा दिया, तो वो वहां से अपमानित होकर वापस लौट गया। तो चाणक्य बहुत ही एक राजनीतिक व्यक्ति था, उसने सोचा कि पहले हम विदेशियों को भगाते हैं, इन घर वालों का नंबर बाद में लेंगे। तो ये चाणक्य और चंद्रगुप्त, इसके जो सिकंदर का डेरा डला हुआ था बाहर, सिकंदर का डेरा डला हुआ था बाहर, यहाँ पर आके इन्होंने एक अफवाह फैला दी कि जो भी इस व्यास नदी को पार करेगा, क्या अफवाह फैला दी कि जो भी इस व्यास नदी को पार करेगा, यहाँ पर देखिए ये है व्यास नदी, कि जो भी इस व्यास नदी को पार करेगा वह मर जाएगा, दिव्यांग हो जाएगा, अपंग हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। इस तरीके की जो अफवाह है वो किसने फैलाई? चाणक्य और चंद्रगुप्त ने। ये सिकंदर का यहाँ पर डेरा डाला हुआ था, उसमें आ गए गुप्तचर के रूप में, और या कहें कि एक आम नागरिक के तौर पे। तक्षशिला में उस टाइम चंद्रगुप्त और चाणक्य कोई पावर में नहीं थे। चाणक्य कौन था? एक प्रोफेसर था तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। तो इन्होंने वहां पर अफवाह फैला दी, और इस अफवाह और दूसरा काम क्या किया इन्होंने, वहां पर उनका जो खाना था उसमें जहर मिला दिया। उससे क्या है कि जो सैनिक थे वो बीमार होने लगे और कुछ सैनिक मरने भी लगे। इससे उन सैनिकों में भय व्याप्त हो गया, और वहां से इन्होंने इस व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। इस तरीके से सिकंदर को वहां से सैनिकों के मना करने पर 325 ईसा पूर्व में भारत वापस लौटना पड़ा। ठीक है, कब लौटना पड़ा? 325 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने क्या कहा था वापस लौटने से पहले कि ये जो भारत की जनता है ये दबी कुचली है, मैं इनको खुशी देना चाहता था, लेकिन मुझे वापस लौटना पड़ रहा है। ये सिकंदर ने कहा था, ये यहाँ से वापस लौट गया। वास्तव में इसने मगध के ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया। ये चाणक्य और चंद्रगुप्त ने इसको वैसे ही अफवाहों से ही भगा दिया। अब किसका नंबर था? अब नंबर था जो मगध में शासक था, कौन? घनानंद। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने पहले ये डायरेक्ट क्या करते थे, पाटलिपुत्र पर आक्रमण करते थे, लेकिन उसको जीत नहीं पाते थे क्योंकि वो तो राजधानी थी, और आप जानते हैं कि राजधानी ज्यादा पावरफुल होती है, वहां ज्यादा सैनिक होते हैं। तो चाणक्य चंद्रगुप्त ने इस पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने से पहले इसके आसपास के जो भी छोटे छोटे राज्य थे उन सबको अपनी तरफ मिला लिया। ये सभी जो राज्य थे ये इससे पहले ही परेशान थे, किससे? गणानंद से, क्योंकि यह उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाता था, इस वजह से ये परेशान थे। ये सभी किसकी तरफ मिल गए? चाणक्य चंद्रगुप्त की तरफ मिल गए। तो ठीक है दोस्तों, ये थी इनकी कहानी। अब हम आगे बढ़ते हैं।
ये दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। सिकंदर का जन्म 56 में, गद्दी पर 36 में, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। जन्म 356 में हुआ, गद्दी पर 336 में बैठा, भारत विजय वृत्तांत 326 में किया। और क्यों किया? क्योंकि सिकंदर ने कहीं से पढ़ा था, सुना था कि भारत बहुत पैसे वाला देश है, यानी कि धन प्राप्ति की लालसा से इसने भारत पर आक्रमण किया था। क्यों किया था? धन प्राप्ति की लालसा से। और भारत से वापस लौट गया 325 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में इसकी डेथ हो गई। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं, लिखेंगे। अब आप हम मैप के रूप में पढ़ चुके हैं कि तक्षशिला के शासक आम्बी ने बिना लड़े ही सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सबसे पहले इसने तक्षशिला पर आक्रमण किया था ना। तक्षशिला पर आक्रमण किया। कौन था उस टाइम वहां पर? राजा आम्बी था। आम्बी ने बिना लड़े सरेंडर कर दिया। फिर आम्बी के अलावा और कौन था? शशिगुप्त, पुष्कर पुष्करावती एवं संजय। शशिगुप्त, पुष्करावती एवं संजय ने भी सिकंदर का साथ दिया। 326 ईसा पूर्व में इसने पोरस राजा, झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के तट पर जो पोरस राजा था, इसको हरा दिया। मैंने आपको बताया भारत विजय कब स्टार्ट की इसने? 326 में। तो जो राजा पोरस था ये तो भारत का ही था ना। तो 326 ईसा पूर्व में इसने, सिकंदर ने पोरस को हरा दिया। इस युद्ध को झेलम वितस्ता का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? ये देखिए, झेलम वितस्ता का युद्ध। तथा ग्रीक इतिहासकार ने इसको हाइडिया स्पीच का युद्ध कहा। कौन सा युद्ध का? हाइडिया स्पीच का युद्ध कहा है, झेलम या वितस्ता के युद्ध को। पोरस राज्य झेलम व चिनाब नदियों के बीच में था। ये भी दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि ये झेलम नदी, ये व्यास नदी, इसके बीच में कौन सा राज्य? पोरस था। ये भी हम पढ़ चुके हैं। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि एक राजा दूसरे राजा के साथ कैसा व्यवहार करता है। ये पोरस ने सिकंदर से कहा था, वीरता से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया। और सिकंदर की जो अंतिम विजय थी दोस्तों, वह थी पाटल। कौन सी थी दोस्तों? पाटल। सिकंदर की जो अंतिम विजय वो पाटल थी। सिकंदर इस पाटल में क्या हुआ दोस्तों? पाटल में सिकंदर के साथ में कुछ अशोक जाति की महिलाओं ने युद्ध किया, लड़ाई की, जिसमें अशोक जाति की महिलाएं लड़ती हुई मारी गई। पाटल में द्वैराज्य प्रथा थी। कौन सी प्रथा थी? द्वैराज्य प्रथा थी। पाटल की विजय सिकंदर की अंतिम विजय थी। जो पाटल की विजय थी दोस्तों, सिकंदर की एक लास्ट विजय थी। कौन से? पाटल की। और देखें, पाइथन नामक ग्रीक को क्षत्रप नियुक्त किया। मैंने आपको बताया, क्षत्रप किसे कहते हैं? अपनी पार्टी का कोई नेता, अपनी पार्टी का कोई सेनापति। तो सिकंदर ने पाटल में पाइथन को अपना क्षत्रप नियुक्त किया। समझ गए? सिकंदर ने पाटल में पाइथन को अपना क्षत्रप नियुक्त किया। क्षत्रप यानी कि सेनापति नियुक्त किया, जो भारत में अंतिम यौन क्षत्रप था। जो पाइथन था दोस्तों, वह भारत में अंतिम एवं क्षत्रप था। अगला देखें, सिकंदर का नौसेनापति। जब यह सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत लौटा था, तो यह दो रास्तों से लौटा था। एक तो लौटा था ये नौसेना, यानी कि हम गए तो जल मार्ग, और एक लौटा था थल मार्ग से। तो जब यह जल मार्ग से वापस लौटा था, तो जल मार्ग का जो इसका सेनापति था, जो लीडर था, वो कौन था? निर्यागत के नेतृत्व में वापस लौटा जल मार्ग से इसकी सेना। और जो थल मार्ग से वापस लौटा, तो थल मार्ग से क्रेटेरस के नेतृत्व में भारत से वापस लौटा। थल सेनापति क्रेटेरस, नौ सेनापति निर्याकस। निर्याकस किसका जल सेनापति था? तो क्वेश्चन आंसर होगा इसका सिकंदर का। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस। ठीक है, तो सिकंदर भारत से लौट तो गया, लेकिन किसके कहने पर लौटा? सिकंदर भारत से किसके कहने पर लौटा? तो एक था कोनोस। कौन था? कोनोस। तो कोनोस नामक सेनापति के सुझाव पर सिकंदर ने वापस लौटने का निर्णय लिया। कब लिया? 325 में। ये हम पढ़ चुके हैं, इसको याद करें। कोनोस, सिकंदर किसके कहने से वापस लौटा? कोनोस। ठीक है, अगला देखें, सिकंदर ने यूनानी देवताओं की स्मृति में जब ये यहाँ से वापस लौट गया, इसने समझ लिया कि इस व्यास नदी को हम पार नहीं कर पाएंगे, तो व्यास नदी तट पर विजय सीमा अंकित करने के लिए 12 विशाल वेदियों की स्थापना की। कितनी? 12 विशाल वेदियों की स्थापना की, जिसकी इसने पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा की थी। ठीक है, और सिकंदर जब वापस लौटा था, तो एक भारतीय दार्शनिक था कालानास। यह कालानास को अपने साथ ले गया था। मैगस्थनीज के अनुसार मंडनिस नामक दार्शनिक ने सिकंदर को अपने ज्ञान से प्रभावित किया था। कौन था? मंडनिस।
मंडनिश नामक सेनापति ने सिकंदर को प्रभावित किया था। अगला हम देखेंगे झेलम के तट पर 2 नगर बसाए थे। एक तो था निकाया, निकाया था दोस्तों, इसने जब पोरस जीता था ना, पोरस राज्य, उसकी याद में तो बसाया था निकाया या विजयनगर। और बाउफ किला सिकंदर का एक घोड़ा था, प्रिय घोड़ा बाउफ किला, उसकी याद एक बाउफ किला नगर या बोकेफाला नगर बसाया था। तो देखें निकाया विजयनगर पोरस विजय की स्मृति में, और बाउफ किला या फिर बोकेफाला घोड़े के नाम पर उसकी याद में बसाया था। इसको याद हो जाएगा ना ऐसे कैसे, तो बाउफ किला या बोकेफाला, ठीक है, बोकेफाला ज्यादा याद रखें, ठीक है। सेनापति सेनापति सिकंदर ने, इसका सेनापति था फिलिप को विजित राज्यों का छत्रप बनाया। इसका जो एक सेनापति था कौन, फिलिप। जो पाइथन था दोस्तों, मैंने अभी बताया था आपको, पाइथन को पीपी पाटल में पाइथन, और बाकी के उसमें जो विजित इसके जो कहे तो राज्य थे, वहां पर इसने किसको नियुक्त किया, फिलिप को। इसका कौन था सेनापति, फिलिप था। तो फिलिप को विभिन्न देशों का भारतीय छत्रप बनाया गया। सिकंदर के इतिहासकार पश्चिमोत्तर भारत में सती प्रथा के बारे में बताते हैं। सिकंदर के जो इम्पोर्टेंट है, सिकंदर के जो इतिहासकार थे वो भारतीय पश्चिमोत्तर भारत में सती प्रथा के बारे में बताते हैं। 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में मस्तिष्क ज्वर, कहते हैं ना दिमाग का बुखार, तो मस्तिष्क ज्वर से 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। यूनानी आक्रमण का प्रभाव क्या था, देखें छत्रप प्रणाली का विकास, मैंने आपको बताया ईरान में भी ये ईरानियों का आक्रमण था, उस टाइम भी हुआ, कुषाणों के टाइम पर उसका विकास हुआ। यूनानियों के टाइम पर भी छत्रप प्रणाली का विकास हुआ था। पंचमार सिक्कों के स्थान पर लेख वाले सिक्के, यानी कि ज्यादा अच्छे देखने वाले, ज्यादा सुसज्जित डेकोरेटेड सिक्के का प्रचलन हुआ। कब हुआ, यूनानी आक्रमण के प्रभाव से, यूनानी आक्रमण के बाद में। और एक ओलुक शैली के सिक्के, क्वेश्चन आ जाए, ओलुक शैली के सिक्के किस आक्रमण का प्रभाव था, किसका प्रभाव था, यूनानियों का प्रभाव, यूनानी आक्रमण का प्रभाव था क्या, उल्लोक शैली के सिक्के। उल्लोक शैली के सिक्के इसी का परिणाम थे। अगला देखिए यूनानी शब्द द्रग्म, यूनानी शब्द था द्रग्म, भारत में द्रम नामक सिक्का हो गया। एक यूनानी शब्द था द्रग्म, कौन सा शब्द था, द्रग्म, जो भारत में क्या हो गया, द्रम नामक हो गया। यूनानी शब्द द्रग्म, भारत में द्रम नामक सिक्का हो गया। अगला देखें गंधा शैली की मूर्ति कला का विकास हुआ। क्वेश्चन है, गंधा शैली की मूर्ति कला का विकास किसके मतलब आक्रमण के टाइम पर हुआ, किसके आक्रमण का प्रभाव है, तो आंसर आएगा इसका यूनानी प्रभाव। गंधा शैली का विकास यूनानी प्रभाव से इसका विकास हुआ। भारत यूनान व्यापार वृद्धि, जमीन व समुद्री मार्गों की खोज हुई यूनानी आक्रमण के बाद में। भारतीयों ने हाथी सेना के स्थान पर अश्व सेना का प्रयोग किया। हाथी के स्थान पर अश्व सेना, यानी ज्यादा ऊंचाई से नीचे आ गए, यानी कि हाथियों के स्थान पर घोड़े पर आ गए। कब आए, यूनानियों के आक्रमण के बाद में। भारतीय ज्योतिष यूनानी ज्योतिष से प्रभावित हुई, यानी कि भारतीय ज्योतिष जो विद्या थी वह यूनानी ज्योतिष जो विद्या थी उससे प्रभावित हुई, ठीक है। अगला देखिए यूनानी शब्द था एक होरोस्कोप, यूनानी शब्द था होरोस्कोप, जो अपनी संस्कृत भाषा में शास्त्र कहाँ चलते, अपने संस्कृत चलते हैं, तो होरोशास्त्र अपने संस्कृत में क्या हो गया, होरोशास्त्र। यूनानी होरोस्कोप शब्द संस्कृत में होरोशास्त्र हो गया। इस होरोशास्त्र का मतलब है फलित ज्योतिष शास्त्र, फलित ज्योतिष शास्त्र। अगला देखें भारतीय रंगमंच पर यवनिका शब्द का प्रयोग यूनानी प्रभाव है। इनको दोस्तों आप बार बार पढ़ेंगे तो जब आपको ये याद हो जाएंगे, जिस तरीके से मैं याद कर सकता हूँ तो मैं समझता हूँ आप भी याद कर सकते हो। आप इनको रिवीजन करते रहें, लेकिन जब आप इनको जब पढ़ेंगे प्रॉपर, कहीं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये याद आ जाएगा, इजीली याद आ जाएगा कि यह हमने वहां पर याद किया था। इसके सिर्फ एक ही कंडीशन है, इसको रिवीजन करते रहें। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, भारत के प्राचीन राजवंश मगध वगैरह मैंने महाजनपद पढ़ाए थे, ये स्टूडेंट को सबसे टफ टॉपिक लगते हैं, मुझे भी लगते थे, लेकिन जब हम इनको बार बार पढ़ते हैं तो यही सबसे ज्यादा इजी लगते हैं, क्योंकि इनमें एक स्टोरी छुपी होती है और स्टोरी याद करने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखें, एक यवनी का शब्द आया था भारतीय रंगमंच पर, यवनी का जो शब्द है वह यूनानी प्रभाव है। और जो यूनानियों के जो नाटक होते थे, मूवीज होती थी, उसमें वो क्या होते थे, दुखांत होते थे। अपनी भारतीय मूवी में क्या होता है कि जो एक्टर होता है वो लास्ट में जाते जाते विलेन को, जो एक्टर होता है ना, वो विलेन को मार ही देता है, यानी कि सुखांत होता है।
सो जो दर्शकों को अच्छा लगता है। यानी कि भारतीय नाटक का दुखांत होता था, लेकिन यूनानी नाटक थे वो दुखांत होते थे। दुखांत क्या होते थे? एक्टर, जैसे कि एक्टर ने जो हीरोइन होती थी उससे नहीं मिल पाता, या फिर ब्रेन ने एक्टर को मार दिया, इस तरीके से दुखांत होते थे जिनको देख के दर्शकों को दुख होता था। तो यूनानी जो नाटक थे वो दुखांत थे, और जो अपने इंडियन नाटक थे वो हमेशा, इंडियन मूवी आप देखते हैं वो हमेशा सुखांत होते थे। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा हुआ आज का ईरानी आक्रमण, और इसके बाद में हम दोस्तों कल पढ़ेंगे मौर्य वंश का उद्गम। क्या पढ़ेंगे? मगध पर मौर्य वंश का उद्गम। हमने मगध से पहले हमने पढ़ा था आर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। यहाँ पर जो विदेशी आक्रमण था वो इस पर आक्रमण नहीं कर पाए, उससे पहले ही चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने इनको वापस भगा दिया। तो मगध पर शासन कौन करेगा बताइए? मगध पर शासन करेगा मौर्य वंश। ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, बशर्ते आप इनको प्रॉपर रोजाना के रोजाना नोट्स बनाते रहें, एक भी क्लास मिस नहीं करें। पहले आप वीडियो को बनाएं, फिर इसके बाद में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में इसकी पीडीएफ है वो भेज देता हूं, आप इसको लिख लें। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।